श्री माँ सरस्वती देवी नमः। नमस्कार दोस्तों, हम पढ़ रहे हैं हिंदी साहित्य का इतिहास एनसीईआरटी किताब में से, और उसमें हमने अभी भक्ति काल के अंदर निर्गुण ज्ञानाश्रय शाखा, जिसके प्रमुख कवि कबीरदास जी एवं अन्य कवियों के बारे में हमने पढ़ा है। अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक इस क्लास का है कक्षा 6, जिसमें निर्गुण प्रेम मार्गी शाखा, जिसे सूफी काव्य धारा, जिसके प्रमुख कवि हमारे जायसी हैं, उनके बारे में हम और अन्य कवियों के बारे में हम अध्ययन करेंगे। तो चलिए, आशा करता हूँ कि आपको मेरे वीडियो समझ में आ रहे होंगे, और यकीन मानिएगा इससे एग्ज़ाम के बाहर कोई प्रश्न नहीं जाता, क्योंकि एनसीईआरटी आपका बेस इतना मजबूत बना देंगे। उसके बाद में आपको क्या क्या पढ़ना है, जैसे आपको सरस्वती पांडे पढ़नी है, नेट का सेकंड पेपर पढ़ना है, अथवा आपको नगेंद्र का इतिहास है वो वाली किताब पढ़नी है, मैं आपको सारे उसके नोट्स बना के दे दूँगा, ये मेरा वादा है। बस आप लगे रहिए, और जो भी इसमें कमियाँ हैं वीडियो में ज़रूर मुझे बताइएगा, जिससे मैं आपको और अच्छे तरीके से समझा सकूँ। चलिए शुरू करते हैं। निर्गुण प्रेम मार्गी शाखा, जिसे सूफी काव्य कहा जाता है, जिसके प्रमुख कवि जायसी हैं। शुरू करते हैं। ऐतिहासिक या कल्पित व्यक्तियों के साथ किसी राजकुमारी, सेठ की पुत्री, गणिका या अप्सरा की प्रेम कथा तो परंपरा प्राचीन काल से चलती आ रही है। कालिदास ने मेघदूत में लोक प्रचलित कथाओं को कहने वाले का उल्लेख किया है। कालिदास के 3 ग्रंथ लिखे थे बहुत अच्छे, एक तो कुमार संभवम, मेघदूत और कुमार संभवम और अभिज्ञान शाकुंतलम। ठीक है जी। तो कालिदास ने मेघदूत में लोक प्रचलित कथाओं को कहने वाले का उल्लेख किया, जिसे 16वीं शताब्दी के बनारसी दास ने अर्ध कथानक में लिखा है कि वे मधुमालती और मृगावत पढ़ते थे। ठीक है। तो एक ही कहानी को आधार बनाकर मध्यकाल में अनेक रचनाकारों ने काव्य लिखे हैं। अब कैसे लिखे हैं तो वो मैं आपको समझा देता हूँ। जैसे पहले पुरानी समय के बिछड़े, इसमें क्या होता था, एक ही कहानी को आधार बनाया जाता था कि माँ जा रही है, ठीक है ना, बच्चों को लेके, पिता खो गए हैं यानी पिता एक्सपायर हो गए हैं, वो सिलाई करती है, अपने 4 बच्चों को लेके जाती है और चारों कुंभ के मेले में खो जाते हैं। ठीक है। बस वही है कि उनकी हीरोइनें चेंज हो जाती है, उनका जो क्लाइमैक्स है वो चेंज हो जाता है, वो अलग अलग काम करते हैं, वो चेंज हो जाता है। एक ही कहानी को आधार बनाकर मध्यकाल में अनेक रचनाकारों ने काव्य लिखे हैं। जयासी ने यह कहा है कि आदि अंत जस कथा रही, पुनि हम खोली अरत सब कहा। इससे यही स्पष्ट होता है कि ये कथाएं पहले से शुद्ध लौकिक प्रेम कथाओं के रूप में प्रचलित थी। सूफी कवियों ने उन्हें ढांचे से बांधा, और सूफी कवि परंपरा के पहले कवि थे मुल्ला दाऊद। सूफी काव्य परंपरा, देखिए यहाँ से प्रश्न बनने शुरू हो रहे हैं। सूफी काव्य परंपरा के पहले कवि कौन थे जी? मुल्ला दाऊद थे। ठीक है जी। सूफी काव्य परंपरा के पहले कवि मुल्ला दाऊद थे। वापस बोल रहा हूँ, सूफी काव्य परंपरा के पहले कवि मुल्ला दाऊद थे, भूलना ना। उनकी रचना का नाम है चंदायन। ठीक है जी। चंदायन का रचना काल कई बार पूछा गया है जी, नेट में भी पूछा गया है। चंदायन का रचना काल 1379 ईस्वी है। बरस 700 होई 81, बरत 7, ठीक है ना, से होई 81, ठीक है ना। तिनी जा कवि सरसे उबासी। मुल्ला दाऊद थे, और रायबरेली ज़िले में डलमऊ के थे, वहीं उन्होंने चंदायन की रचना की। हमें याद रखना ये है, चंदायन का रचना काल 1379 ईस्वी, इनकी रचना का नाम चंदायन है, और सूफी काव्य के पहले कवि मुल्ला दाऊद है। और यह काव्य बहुत लोकप्रिय एवं सम्मानित था। दिल्ली में मखदूम शेख तक़उद्दीन रब्बानी जन समाज के बीच इसका पाठ किया करते थे। चंदायन पूर्वी भारत में प्रचलित लोरिक, उसकी पत्नी मैना और उसकी विवाहिता प्रेमिका चंदा की प्रेम कथा पर आधारित है। ठीक है जी। तो चंदायन पूर्वी भारत में लोरिक, उसकी पत्नी मैना, उसकी विवाहिता पत्नी प्रेमिका चंदा की प्रेम कथा पर आधारित है। बीच बीच में चंदा को इस काव्य में पद्मावत की भांति अलौकिक सत्ता का प्रतीक बनाया गया है, जिसमें चंदायन की भाषा अवधि है। अब आप ध्यान दीजिएगा, जैसे मैंने कल बताया था कि कुछ काल्पनिक पात्रों के द्वारा, आकाशवाणी के द्वारा, किन्हीं चीज़ों के द्वारा कथा की शुरुआत की जाती है, उसे क्या कहते हैं, वो पुराने कल वाले वीडियो में है, आपको याद आना चाहिए। ठीक है। तो आगे वाला हम शुरू करते हैं। वापस एक बार ध्यान रखना कि मुल्ला दाऊद सूफी काव्य परंपरा के पहले कवि हैं। चलिए इसे एक बार वापस बता दिया जाए। पहले कवि हैं, रचना काल है 1379, रचना का नाम चंदायन है, और चंदायन पूर्वी भारत में लोरिक, उसकी पत्नी मैना और उसकी विवाहिता प्रेमिका चंदा की प्रेम कथा पर आधारित है। चंदायन। अब जितने भी ये मैं आपको बताना चाहूँगा सूफी साहित्य है, सूफी साहित्य में जो इसका नाम रखा जाता है ग्रंथ का, वो प्रेमिका के नाम पे रखा गया है। जैसे इसने चंदायन में इसकी प्रेमिका का नाम चंदा है, और इसके हीरो का नाम क्या है? लोरिक है। उसकी पत्नी कौन है? मैना है। ठीक है जी।
तो अब यहाँ चलते हैं, बीच बीच में इस काव्य में पद्मावत की बाती अलौकिक सत्ता का प्रतीक बनाया गया है। और चंद्रायन की भाषा क्या है जी? अवधि है। ठीक है जी, अवधि है। और कुतुबन, अब कुतुबन के बारे में भी कई बार पूछा गया है। कुतुबन ने मृगवत की रचना की थी, बिल्कुल की थी जी, मृगवत की रचना की थी कुतुबन ने तो, और 1503-1504 में की थी। ठीक है, ये सोहारवर्दी पंथ के ज्ञात होते हैं। ठीक है जी। और शुक्ल जी के अनुसार कुतुबन ने मृगवत की रचना की। शुक्ल जी के अनुसार ये जौनपुर के बादशाह हुसैन शाह के आश्रित थे। ये प्रश्न नहीं पूछा जाता। नायक जो है मृगी रूपी नायिका पर मोहित हो जाता है और उसकी खोज में निकल पड़ता है। मैं वापस बता रहा हूँ आपको, सूफी काव्यों के अंदर जो ग्रंथ का नाम लिखा जाता है, ठीक है ना, जिन्होंने उस ग्रंथ की रचना की, उसका नाम नायिका के नाम पे रखा जाता है। इसलिए देखिए ना, इसका नाम क्या, मृगी रूपी नायिका पर मोहित हो जाता है, तो मृगावत, कुतुबन की मृगावत 1503 और 4 के अंदर उसकी खोज में निकल पड़ता है। शेर के शिकार करते करते सिंह द्वारा मारा जाता है। और ये रचना अनेक कथानक रूढ़ियाँ से युक्त है। अभी मैंने प्रश्न पूछा था, सवाल का आंसर तो आ गया इसमें, सिंधी भाषा प्रभामयी है। ठीक है, जो समझ जाए अच्छी बात है, नहीं समझ पाए तो प्लीज़ पीछे वाले वीडियो आप एक बार वापस देखिएगा, प्रश्न यहाँ से बाहर नहीं जाएंगे। तो मलिक मोहम्मद जायसी जी, तो मलिक मोहम्मद जायसी क्या है, इनके बारे में जितना पढ़ो उतना कम है, क्योंकि यहाँ सूफी काव्य परंपरा को प्रतिनिधित्व यही करते हैं। इनके प्रमुख कवि जो है वो जायसी ही हैं, आपको पता ही है। अब मुझे आपको क्या अलग से बताने की ज़रूरत, सभी विद्वान हैं। कृपया अच्छे से पढ़ाई करें और जो आपके संपर्क में है वो भी विद्वान बन जाए, यही आशा, यही कामना है। कोचिंगों में ज़्यादा पैसे आपको लगाने नहीं पड़े और बस सिलेक्शन हो जाए, यही कामना है। और आपका आशीर्वाद मुझे प्राप्त हो, बस यही कामना है। जो मुस्कुराहट आपकी हंसी में हो, कहीं ना कहीं मैं भी उसका भागीदार बनूँ, यही कामना है। चलिए जी, बहुत ऐसी बात है तो जब आपकी नौकरी वोकरी लगेगी तभी पता चलेगा। वैसे ये नेट में, चाहे फर्स्ट ग्रेड में, सेकंड ग्रेड में, आपका बेस बहुत अच्छे से ये वीडियोस तैयार कर देंगे। आप इसको कम डीपी पे डाउनलोड कर लो और सोते सोते भी सुन लो आप तो इसे। हिंदी में सूफी काव्य परंपरा के श्रेष्ठ कवि मलिक मोहम्मद जायसी साहब है, जिन्होंने जन्म लिया था। इनका जो रचना काल है, जीवन काल है 1492 से लेकर जीवन काल 1542 तक है। तो कितना जिए थे आप देख लीजिए, 50 साल जिए मात्र। ठीक है जी, 50 साल मात्र जिए। ये अमेठी के निकट जायसी के रहने वाले हैं, अतः इन्हें जायसी कहा जाता है। जायसी अपने समय के सिद्ध फ़कीरों में गिने जाते हैं। देखिए जी, फ़कीर भी थे, ठीक है ना। और अमेठी के राजघराने में इनका बहुत मान की 3 रचनाएं उपलब्ध होती है, अखरावट है, आखिरी कलाम है और पद्मावत है। अखरावट है, आखिरी कलाम है और पद्मावत है। और इन्होंने पद्मावत तो इसीलिए लिखी थी कि बस जगत में इनका चिन्ह रहे, ठीक है ना, जगत में इनको याद करते रहे करो, या कोई जायसी हुआ था जिसने पद्मावत लिखी थी। कहते हैं कि नव उपलब्ध काव्य कान्हावत भी इन्हीं की रचना है, किंतु कामनावत का पाठ प्रामाणिक नहीं है। अखरावट, अखरावट का मतलब अ क ख क ऐसे करके देवनागरी वर्णमाला के एक एक अक्षर से लेके इसकी रचना की गई है, तो ये थोड़ा सा ध्यान रखना। और आखिरी आखिरी जो कलाम है इसमें कयामत तक का वर्णन किया गया। कयामत में ये होगा, भाई लोगों सुधर जाओ तुम, बहुत भेदभाव हिंदू मुसलमान जो भी करना है, आपस में लड़ना मरना है वो करना छोड़ दो। कयामत में सब के सब ऐसे ही जलपूल के खाक हो जाएंगे। कवि के यश का आधार है पद्मावत, ठीक है जी, कवि के यश का आधार पद्मावत है। इसकी रचना कवि ने 1520 ईस्वी के आसपास की थी। ये थोड़ा सा देखने की विचार है, 1520 ईस्वी नहीं है, ठीक है जी। इसका जो माना गया नगेंद्र में देख के, ऐसे तो 1540 माना गया, लेकिन मैं एक बार नगेंद्र में देख के वापस बताऊंगा आपको, ठीक है जी। तो कवि के यश का आधार है पद्मावत। इसकी रचना कवि ने इसमें लिखा हुआ 1520 के आसपास की है, वो गलत है। पद्मावत प्रेम की पीर की व्यंजना करने वाला विशद प्रबंध काव्य है और दोहा चौपाई में निबंध मसनवी शैली में लिखा गया है। अब देखिए मसनवी शैली क्या है, अब ये टेक्निकल वर्ड आते हैं जो आपको परेशान करेंगे। मसनवी शैली जिसमें शाहे वक्त यानी कि वहाँ का राजा, उसके 4 दोस्त, ठीक है ना, और अपने इस अल्लाह की आराधना करना, ठीक है ना, और फिर उस दोहे और उस प्रबंध को लिखने के जो शुरुआत में जो उसका उल्लेख किया जाता है ना, उसे मसनवी की शैली कहा जाता है, ठीक है ना। उसकी जो भूमिका बांधी जाती है चार चीज़ों में, तो वो मसनवी शैली कहलाता है। वापस ध्यान रखना, यह दोहा चौपाई में आगे 4 लाइनों में लिखा होगा, मसनवी शैली में लिखा होगा, पद्मावत प्रेम की पीर की व्यंजना करने वाला विश्वद प्रबंध काव्य है। पद्मावत एक, पद्मावत में क्या है, प्रेम की पीर की व्यंजना है, प्रबंध काव्य है, दोहा चौपाई में निबद्ध है और मसनवी शैली में निबंध है। पद्मावत की काव्य भूमिका विशुद्ध एवं उदात्त है।
ठीक है। उद्दात भी टेक्निकल वर्ड है, उद्दात क्या होता है हम काव्य शास्त्र में जरूर पढ़ेंगे उद्दात के बारे में, ठीक है जी। और कवि ने प्रारंभ में ही प्रकट कर दिया था कि जीवन और जगत को देखने वाली दृष्टि व्यापक और परस्पर विरोध को आंकने वाली है। कभी अल्लाह को विविधतामय सृष्टि का कर्ता कहा है, बिल्कुल कहा है। किनेशी नाग मुख ही विष बासा, किनेशी मंत्र हरई जैसी दशा, किनेशी अमीय जियन जही पाए, किनेशी विष जो मिचुत ही खाए, किनेशी अखी मीठी दस भरी, किने से करई बेली बरू फरी। तो क्या कह रहा है, किने कोई नाग होता है, किसी के मुख में विष बसा होता है, और किसी के मंत्र होता है, जो मंत्र वो मंत्र वहाँ किया जाता है तो वो उसके विष को हर लेता है, ठीक है ना। तो किसी के तो मुख में मंत्र विष भरा है और किसी के मुख में मंत्र है, और किसी के अमीय ये अमी यानी किसी को अमृत पिलाया जाता है तो वो जी जाता है, मरा हुआ जी जाता है, और कहीं विष है जो अगर खा लिया तो मर जाता है इंसान। कहीं तो अखी, अखी का मतलब ईख है ना, जो कितनी मीठी है, रस भरी है, और कहीं कड़वी कड़वी बेलें हैं, है ना, बहुफरी है। तो इन्होंने इसको, ईश्वर को इस विविधतामय सृष्टि का कर्ता कहा है। भाई इसी ने, यही आदमी है जो बना सकता है दुनिया को, तो कोई दूसरा बना ही नहीं सकता। उपयुक्त पंक्तियों में जायसी ने परस्पर विरोध दिखा रहे हैं, वस्तुओं का परस्पर विरोध दिखा रहे हैं। उनकी दृष्टि सामाजिक विषमता की ओर भी जाती है। किने से कोई भिखारी कोई धनी, देखो कहीं तो कोई भिखारी कोई धनी है। किने से संपत्ति विपुति पुनि धनी, जिसकी संपत्ति है जो गिनी नहीं जा सकती। कहू भोग भुगती है सुख सारा, इसका भोग देखो लोग भोग ही रहे हैं, है ना, कुछ अच्छे से खा रहे हैं, कुछ को मिली नहीं है। कहा कहा कहो भूख भवन दुख मारा, और किसी के पास रहने के लिए भूख और भवन कुछ नहीं है, दुख से मारे जा रहे हैं वो, ठीक है ना जी। तो जायसी इन सबको ऊपर वाले का किया, अल्लाह का किया वो मानते हैं, ठीक है ना। वो कह रहा है कि भाई वो करता धरता तो वही है। पद्मावत की कथा जो है, चित्तौड़ के शासक रतन सेन और सिंहल देश की राजकन्या पद्मती के पर प्रेम कहानी पर आधारित है। आप सभी ने, राघव चैतम नामक शैतान था, हीरामन तोता था, सिंहल देश की राजकन्या थी, गंधर्व सेन उसका पिता था, और पद्मावती उसका नाम था, और रतन सेन जी महाराज थे। और क्या क्या है वो तो आपने सब में देख लिया। इसको अब देखना है तो वो पिक्चर जो आ रही है भाई उसको तो मत देखना, वो उसमें तो ऐसा कुछ नहीं है। उसमें आपको कुछ अलग मिल जाए तो अच्छी बात है, बाकी चीज़ ही अलग है, इसको तो पढ़ने पे ही मज़ा आता है। कवि ने कौशल पूर्व कल्पना और ऐतिहासिकता का मिश्रण कर दिया है। इसमें अलाउद्दीन खिलजी द्वारा चित्तौड़ पर आक्रमण और विजय एक ऐतिहासिक घटना है। रतन सेन अपनी विवाहिता पत्नी नागमती को छोड़कर पद्मती की खोज में योगी होकर निकल पड़ता है। 12 साल वहीं बैठे तपस्या करता है। फिर उसको राजा बुलाते हैं तो उसने कहता है कि भाई एक काम करो कि हमें तो ये पद्मिनी दे दो, गोरा बादल को हमें साथ दे दो, हम घर जाएंगे बस खुशियाँ मनाएंगे। जब तक अलाउद्दीन की नज़र पड़ जाती है, राघव चेतन वहाँ से जाके मिल जाता है, ठीक है जी। तो पद्मिनी से उसका विवाह हो गया। अलाउद्दीन अब आगे आपको पता ही है, और फिर जाता है तो उसकी, अब इसके बारे में ज़्यादा समय खराब करने से कोई अर्थ नहीं है। पद्मावत जायसी, अब यहाँ से हम पढ़ते हैं, जायसी ने इस प्रेम कथा को आधिकारिक एवं आनुषंगिक कथाओं के ताने बाने में बहुत जतन से मानता है, अच्छी बात है। पद्मावत आद्यंत, आदि से लेकर अंत मनुष्य प्रेम, मानवीय प्रेम की महिमा को व्यंजित करता है। हीरामन शुरू में कहता है, मनुष्य प्रेम भयेउ बेखुंठी, नहीं तो काह छार भरी मुट्ठी, ठीक है ना, रचना के अंत में, ठीक है ना, मानुष के प्रेम है, ठीक है ना। और उसमें देख लो वो बैकुठी बैठ जाती है, यानी कि वो अग्नि में जल जाती है और छार भरी मुट्ठी मिलती है। अलाउद्दीन पद्मिनी की सती होने के बाद जब चित्तौड़ पहुँचता तो उसे एक राग मिलती है, तो छार उठाए लीनी एक मुट्ठी, दीनी उठाई पिरमित जूठी, ठीक है ना। छार का मतलब होती है जो राख है, उसने एक मुट्ठी उठा ली और अपने ऊपर ही उड़ा दी। अरे भगवान अब ये क्या हो गया, ठीक है ना। वो किस लिए आया था, क्या सोचा उसने। कवि ने कौशल से यह मार्मिक व्यंजना की है कि जो पद्मिनी रतन सेन के लिए पारस रूप है, अलाउद्दीन जैसे के लिए तो मुट्ठी भर धूली है। वो मध्यकालीन, है ना, जायसी जैसा मुसलमान कवि, ठीक है ना, वो यहाँ पर ये लिख रहा है कि भाई ये अलाउद्दीन है, तू उसकी तरफ मत देख। वो पद्मिनी है जो रतन सेन के लिए है, जो अपने नाखून, बताया पद्मिनी जी के बारे में तो ये था कि वो अपना नाखून होता है ना पैर का, वो भी किसी को नहीं बताती थी। और आज देखो हमारे देश को ये क्या हो गया है, ठीक है नहीं जी। हमारी जो आजकल की जनरेशन है, ठीक है ना, अब क्या क्या बताया जाए, ईश्वर क्षमा करे उनसे, ठीक है। चलिए इस बात को आगे बढ़ाते हैं।
मध्यकालीन रोमांचक आख्यानों का कथानक प्राय बिखर जाता है, किंतु पद्मावत का कथानक सुगठित है। पद्मावत विशुद्ध अवधि में रचित, मोस्ट इंपोर्टेंट लाइन है जी, पद्मावत है जो विशुद्ध अवधि में रचित काव्य। विशुद्ध अवधि है, ये मिश्रित नहीं है, इसके अंदर विशुद्ध अवधि में है। जायसी ने विशुद्ध अवधि में रचना की। इसमें रामचरितमानस की बात, अनेक क्षेत्र की भाषाओं का मेल नहीं है। रामचरितमानस भी अवधि की रचना है, ठीक है ना, लेकिन यहाँ पर विशुद्ध अवधि है, अनेक क्षेत्र की भाषाओं का मेल नहीं, इसलिए विशुद्ध अवधि का जो चलता और सहज रूप पद्मावत में मिलता है, सहज, अब विशुद्ध अवधि का जो सहज और चलता रूप पद्मावत में मिलता है वो रामचरितमानस में नहीं मिलता। मोस्ट इंपॉर्टेंट ये लाइन है, कहीं पूछ लिया जाए, कहीं आप याद रख लो, इस चीज़ को हमेशा काम आएगा। वापस एक बार इसको पढ़ते हैं। पद्मावत जो विशुद्ध अवधि में रचित काव्य है जी, इसमें रामचरितमानस की बात अनेक क्षेत्रों की भाषाओं का मेल नहीं है जी, इसलिए ही तो पद्मावत में जो विशुद्ध अवधि का जो चलता रूप मिलता है वो रामचरितमानस में नहीं मिलता है। वो बिल्कुल, रामचरितमानस में क्षेत्रीय भाषाओं का मेल थोड़ा ज़्यादा मिलता है। इसमें तत्सम शब्दों का प्रयोग बहुत कम या नहीं के बराबर है। जायसिक का प्रिय अलंकार हेतु उत्प्रेक्षा है। क्या है? हेतु उत्प्रेक्षा। हेतु उत्प्रेक्षा हम अलंकारों के अंदर जब काव्य शास्त्र पढ़ेंगे तो अलंकारों के बारे में भी जाने, वो जल्दी हम काव्य शास्त्र स्टार्ट करेंगे, वादा रहा। बस आप तो बताइए आपको पहले क्या पढ़ना है और ये कैसे लगे वीडियो, कहाँ इसमें मेरी कमी है, कैसे मैं इसका सुधार करूँ, कृपया बताइएगा मुझे। जैसे मुझे नहीं लगता कि मैं आपसे यूट्यूब द्वारा कनेक्ट हो रहा हूँ, यहीं जोधपुर में रहता हूँ, ठीक है ना, लेकिन ऐसा लग रहा है जैसे आप सामने ही हो, कहीं मेरी भावनाएं आपको टच कर रही है, कहीं आपसे मैं किसी भावनाओं से जुड़ा हुआ हूँ। माँ सरस्वती साक्षी है इसकी, यकीन मानिए, दूर नहीं है। आप बताइएगा मुझे। पियो सो कहू संदेशड़ा हे बोरा एकाग। पियो से कहू, जैसे का प्रिय अलंकार हेतु प्रेक्षा है। पियो सो कहू संदेशड़ा ए बोरा एकाग, सो धनी बिहरे जारे मुई तेरी धुआं हमें लाग। ए पियो से जाके कह मेरा संदेश, ए बोरा तू चला जा, ए काग तू चला जा, तेरे जलने से हम काले हो गए हैं, है ना, वो जल रही है तेरे वीरा में और हम काले हो गए क्योंकि उसका धुआं हमें लगा है, जाओ और उसे कहो। क्या बात है, क्या बात है, क्या बात है, क्या बात है, हेतु प्रेक्ष है ना। तो आगे चलते हैं हम मंजन के पास, ठीक है। मंजन 16वीं शताब्दी, जायसी को हमने पढ़ लिया। जायसी जिसने 50 साल ही उसका जीवन था जायसी ने, ठीक है ना, हमने पढ़ा है इसके बारे में अभी, ठीक है, आपको याद होगा। मलिक मोहम्मद जायसी, पढ़ो जितना कम है, 50 साल जीवन था, 1492 1542। तो 1542 के बाद में मंजन जी आते हैं 16वीं शताब्दी में। 1545 में मधुमालती की रचना की थी, ठीक है जी, करने दो मधुमालती की रचना। मधुमालती में नायक को अप्सराओं ने उड़ाकर मधुमालती की चित्रसारिका में भेज देती है। वह नायक नायिका को देखता है। इसमें मनोरम मधुमालती की प्रेम कथा के समानांतर प्रेमा और ताराचंद की प्रेम कथा भी चलती है। भाई मंजन की मधुमालती है, उसकी रचना काल याद रखना 1545 ईस्वी है। मधुमालती में नायक को अप्सरा उड़ा ले जाती है। आप भी सोते रहना, अच्छे से इसको पढ़ लेना, आपको भी सपना आएगा, फर्स्ट ग्रेड लग गए हो, कॉलेज लेक्चरर बन गए हो, अब कोई ना कोई आ रहा है, आपको दोनों हाथों से पकड़ा और आपकी नायिका के पास पहुँचा देगा, ऐसी मेरी कामना है। और नायिका है तो उसके नायक के पास पहुँचा दे या नायक को उठा के ले जाए, लेके आ जाए, ऐसी मेरी कामना है आप लोगों के लिए। अच्छे से पढ़ाई करो, अच्छे इंसान बनो, बस यही है कि जीवन सफल होने का यही तरीका है। तो 1545 में मधुमालती की रचना करके इन्होंने मनोहर और मधुमालती की प्रेम कथा के समानांतर, देखो मनोहर मधुमालती तो है ही है, मधुमालती में नायक कौन है? मनोहर है। उसको मनोहर को उड़ाया, है ना, मधुमालती में मनोहर को उड़ाया और मधुमालती के पास लेके आ गया। लेकिन साथ साथ में एक और साइड हीरो की कथा चल रही है, प्रेमा और तारा, ठीक है ना, प्रेमा और ताराचंद की प्रेम कथा चल रही है। इसमें प्रेम का बहुत ऊंचा आदर्श रखा गया। सूफी काव्यों में नायक की प्राय 2 पत्नियां होती है, भाई ध्यान रखना, किंतु इसमें मनोहर प्रेमा से बहन का संबंध स्थापित करता है। क्या बात है, इसलिए प्रेम का बहुत ऊंचा इसमें आदर्श सामने रखा गया। यही कारण है मंजन ने मधुमालती की रचना की, उसमें प्रेम का बहुत, क्योंकि प्रेमा से मनोहर ने प्रेमा से बहन का संबंध स्थापित कर लिया और कह दिया ये मेरा साइड हीरो है तो उससे शादी कर। ये इसकी कथानक है, बता दिया मैंने आपको, बाकी आप पढ़ लेना कभी पहले फर्स्ट ग्रेड वगैरह की तैयारी कर लो, फिर पढ़ना आप इसको। इसके अतिरिक्त सूफी काव्य परंपरा के अन्य उल्लेखनीय कवि थे और कवि अन्य काव्य इस प्रकार है। उस्मान ने 1613 में चित्रावली की, उस्मान 1613 चित्रावली, उस्मान 1613 चित्रावली, भूलना मत, चित्रावली 1613 में उस्मान की है, भूल गए तो देख लेना, वापस बता रहा हूँ, उस्मान 1613 में चित्रावली, 1613 में चित्रावली उस्मान के द्वारा, याद रखना। शेख नबी, क्योंकि उस्मान की बहुत इंपॉर्टेंट है भाई चित्रावली, ठीक है जी। शेख नबी ने 1619 में ज्ञानदीप, शेख नबी 1619 ज्ञानदीप, 1619 शेख नबी,
शेख नबी 1619 ज्ञानदीप और ज्ञानदीप 1619 शेख नबी नामक काव्य लिखा था। और कासिम शाह ने हंस जवारी लिखा 1731 में। 17×2 = 34 होता है, यहाँ 1731 हो रहा है। कासिम शाह 1731, हंस जवाहिरी 1731, कासिम शाह, हंस जवाहिरी 1731, कासिम शाह, और कासिम शाह हंस जवाहिरी 1731। नूर मोहम्मद ने 1744 में इंद्रावती लिखा, ठीक है, 1744 में इंद्रावती लिखा। और 1764 में अनुराग बांसुरी, ये भी नहीं भूल सकते जी। नूर मोहम्मद ने 1744 में इंद्रावती, 1764 में अनुराग बांसुरी लिखा। अनुराग बांसुरी में शरीर, जीवात्मा और मरोवर्तियों को लेकर रूपक बांधा गया है, ठीक है जी। रूपक का मतलब क्या होता है? रूप बांध देना। रूप बांध देना कैसे बांधना? दिया और बाती का बांधते हैं ना, तू दिया मैं बाती, ठीक है ना, यानी कि मेरा जो हृदय है, ठीक है ना, मेरा जो है मैं तेल की तरह हूँ, तू बाती की तरह है, हम दोनों साथ साथ जगेंगे, वो सारा रूपक कहते हैं इसे, रूप बांध देना, ठीक है ना। इसके बारे में आगे भी अध्ययन करेंगे। इन्होंने चौपाइयों के बीच में दोहे न रखे, बरवे रखे, क्या बात है, क्या बात है, क्या बात है, ठीक है ना, बरवे रखे। अब दोहा और बरवे के बीच का फ़र्क भी अभी तो याद रखिए, हम इसकी क्लास अलग से लेंगे तभी पता चलेगा। तो वापस एक बार इसको हम कर लेते इस पैराग्राफ को थोड़ा सा अच्छे से। उस्मान, ठीक है ना, उस्मान ने 1613 में चित्रावली, ठीक है ना, उस्मान 1613 चित्रावली कैसे याद रखना है? उस्मान, ठीक है ना, ऊ तीन जैसा है, ठीक है ना जी। उस्मान 3 जैसा है तो 1613 याद रख लेना, चित्रावली की रचना। शेख नबी, ठीक है ना, नबी का 9 आ रहा है, देखो, न से नबी, न से 9, ठीक है ना। उस्मान 1613 चित्रावली, और शेख नबी 19 में ज्ञानदीप, 19 में ज्ञानदीप, ठीक है। 9 दीप से याद रख लेना, 16, 19, 9 ज्ञानदीप, ठीक है ना। और कासिम शाह ने 1731 में हंस जवाहिरी, ठीक है ना, कासिम शाह ने 1731 में हंस जवाहिरी। नूर मोहम्मद ने 1744 में इंद्रावती, और 1764 में अनुराग बांसुरी लिखा। तो 44 और 64 दोनों के पीछे 4 आ रहा है। अनुराग बांसुरी, नूर मोहम्मद है लेकिन नाम देखो इसने क्या रखा है, देखो आप, इंद्रावती और अनुराग बांसुरी, ठीक है ना। शेख नबी ने ज्ञानदीप लिखा है, ठीक है ना। तो ये वर्ड उनके कैसे थे, उसमें क्या आज की तरह सांप्रदायिकता वगैरह या ऐसा कुछ है क्या? नहीं है ना, वो समय अलग था। अनुराग बांसुरी में शरीर, जीवात्मा, मनोवृत्ति को लेकर रूपक बांधा गया है, ठीक है जी। आगे चलते हैं। निर्गुण प्रेमाश्रयी काव्य धारा की प्रवृत्तियाँ। चलिए अभी प्रवृत्तियाँ में आते। निर्गुण प्रेमाश्रयी शाखा का काव्य प्रेम की पीर की व्यंजना का काव्य है। यह जो प्रेमिका है वो परम सत्ता की प्रतीक है और प्रेमी साधक का प्रतीक है, ठीक है। प्रेमिका जो है परम सत्ता की प्रतीक है और प्रेमी साधक का प्रतीक है, ठीक है। शुरुआत में बताया था प्रेम की पीर की व्यंजना का कार्य कौन सा था, बताइए। पद्मावत था या नहीं था, बताइए एक बार मुझे, ठीक है। इनके सारे सूफी प्रेमा से शाखा का काव्य प्रेम की पीर की व्यंजना है। प्रेमिका परम सत्ता का प्रतीक है, प्रेमी साधक का। यहाँ उल्टा चल रहा है, प्रेमिका परम सत्ता यानी ईश्वर का, प्रेमी जो है साधक का प्रतीक चल रहा है। नेक्स्ट है, इस धारा में रचित काव्य प्रतीकात्मक है, सारे प्रतीक बनाए हुए, मतलब ये कथा लोक के साथ साथ अध्यात्म की भी व्यंजना करती है, ठीक है ना। इधर आध्यात्मिक व्यंजना कैसी, इधर वो उसको प्रेमिका को याद कर रहा है और इधर वो प्रेमी को याद कर रहा है, इधर दिया बुझ गया, तो कहीं ना कहीं वो आपस में टच हो रहा है भाई, आध्यात्म की भी व्यंजना हो गई। प्रेमा से सूफी काव्य प्रबंधात्मक है, मुक्तक नहीं, ये ध्यान रखना। प्रेमाश्रयी जो सूफी काव्य है वो प्रबंधात्मक है, ये मुक्तक नहीं है। मुक्तक इससे पहले हमने पढ़ा था, कहाँ पढ़ा था? निर्गुण ज्ञान मार्गियों के अंदर, ठीक है ना। लेकिन ये जो प्रेम मार्गी है ये प्रबंधात्मक है, अच्छे से ध्यान रखना, पीछे जाके पढ़ लेना जी, ठीक है जी। तो इसके प्राय सभी रचयिता मुसलमान हैं, है ना। रचयिता, ये जो है ना रचयिता, ये शब्द शुद्धि में पूछा जाता है जी, आप थोड़ा सा ध्यान रखिए। रचयिता शब्द जो है वो शब्द शुद्धि में पूछा जाता है, रचयिता ये ऐसे ही लिखा जाता है। और इसकी भाषा अवधि है, बिल्कुल अवधि है। मसनवी शैली मैंने बताया था, साहिब वक्त, है ना, और उनके मोहम्मद साहब, उनके 4 दोस्त, है ना, और एक वहाँ का उस समय का समय, ठीक है ना। मसनवी शैली उसको कहते हैं। 4 चीज़ें यहाँ लिखे। काव्य के प्रारंभ में अल्लाह, ईश्वर का नाम आ गया। हजरत मोहम्मद, उसके 4 मित्र, साहिब वक्त यानी कि वहाँ के राजा की वंदना की जाती है, वही मसनवी शैली कहलाती है। अच्छे से पढ़ लो, ठीक है ना, वापस समझ लो। जब काव्य के प्रारंभ में अल्लाह, हज़रत मोहम्मद की, उनके 4 मित्र हज़रत मोहम्मद के और साहिब वक्त उस समय के राजा की वंदना की जाती है, क्योंकि
उस समय ऐसा कुछ होता था कि ये जब कुछ रचना करते थे तो राजा का सपोर्ट पाने के लिए ऐसा कुछ करते थे। तो कथा का विभाजन सर्गों में न होकर घटनाओं में आधारित, अब ये एक बार मसनवी शैली और ये इसकी लाइन, ये थोड़ा सा आप देख लेना। घटनाओं का शीर्षक सर्गों में न होकर आधारित शीर्षकों में किया गया है, और कथा का विभाजन सर्गों में न होकर घटनाओं पर आधारित शीर्षकों में किया गया। कोई उस समय ये घटना हुई, उस समय ये, तो उसका सर्गों में नहीं हुआ। और इस काव्य दोहा चौपाई में नहीं बंधे, यह काव्य दोहा चौपाई में नहीं बंधे, अच्छी बात है। और इन काव्यों में विरह वर्णन और नक्षिक वर्णन उत्कृष्ट कोटि का है। अरे विरह वर्णन तो देखो आप, पद्मावत में 12 मासा पढ़ लो आप उसका, ठीक है ना, मज़ा आ जाएगा आपको। नक्षिक वर्णन देखो उसका, ठीक है जी। और उस नक्षिक वर्णन में आपको पता चलता है कि कई तरह के अतिशयोक्तिपूर्ण, कि भाई वो पान खा रही है और यहाँ से दिख रहा है, कमरे में बैठी है, लाइट की ज़रूरत नहीं है। नक्षिक वर्णन और भी कई अच्छी अच्छी कोटियाँ हैं इनकी, है ना। जैसे नायिका की आंखों को मृग नयनी की संज्ञा और गर्दन को हंस की संज्ञा वगैरह, जो बोली है कोयल भी उसके सामने फेंकी है। नक्षिक वर्णन उत्कृष्ट कोटि का है। इन कवियों ने भारतीय लोक जीवन प्रचलित कहानियों को अपनी रचनाओं का आधार बनाया। मोस्ट 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 इम्पोर्टेंट लाइन है ये जी, कि इन कवियों ने भारतीय लोक जीवन में प्रचलित कहानियों को अपनी रचनाओं का आधार बनाया। अब हम नेक्स्ट पढ़ेंगे राम भक्ति शाखा, जो सगुण धारा भक्ति धारा, सगुण भक्ति धारा की दो हमने धाराएं पढ़ी थी, राम भक्ति और कृष्ण भक्ति की धारा। तो आप सभी से यही अनुरोध है, इसे कृपया शेयर करें, इसमें जो कमियां हैं उसको मुझे बताएं, और सभी आगे बढ़े। और बस आपको कुछ अच्छा बता पाऊँ, और यही मेरी प्रार्थना है, यही मेरा उद्देश्य है। सभी आगे बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट क्लास में हम सगुण राम भक्ति शाखा के बारे में हम पढ़ते हैं। आप सभी को नमस्कार, जय सिया राम।